बच्चों नमस्ते। डॉक्टर आर के कटेवा, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। आज अपन चर्चा करेंगे सहकारी उपभोक्ता भंडारों का संगठन। इसका संगठन एवं ढांचा कैसे है, इस पे अपन विस्तृत आज चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि भारत में उपभोक्ता सहकारी भंडारों का स्वरूप या ढांचा सभी राज्यों में एक समान नहीं है, अलग अलग उसमें कुछ फर्क देखने को मिलता है। प्राय भारत में 2 या 3 प्रकार के स्वरूप हमें देखने को मिलेंगे। इसमें पहला स्वरूप है एकात्मक स्वरूप, यूनिटरी। एकात्मक स्वरूप में क्या है? एकात्मक स्वरूप संगठन स्वरूप में एक केंद्रीय भंडार स्थापित किया जाता है जो अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्य करता है। इस स्वरूप में देश के विभिन्न भागों में स्थापित प्राथमिक उपभोक्ता भंडार अपने आप को एक थोक भंडार से संबद्ध कर लेते हैं। इस प्रकार के संगठन को बड़े पैमाने के उत्पादन के सभी लाभ प्राप्त होते हैं। बड़े पैमाने के उत्पादन व मशीनों के प्रयोग के कारण उत्पादन लागत कम आती है। इसकी नीतियों, कीमतों एवं कर्मचारी व्यवस्था में एक रूपता पाई जाती है। ये एकात्मक स्वरूप है। दूसरा है संघात्मक स्वरूप, फेडरल रूप। इसका क्या है? वो है सहकारिता के इस स्वरूप में एक विशाल केंद्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार शहर के विभिन्न भागों में अपनी शाखाएं खोलकर उनके माध्यम से व्यापार करता है। इस स्वरूप में योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति संभव होने से कार्य कुशलता में वृद्धि होने लगती है। यदि उत्पादकों द्वारा मिलावट आदि की जाने लगे तो ऐसे संगठन स्वयं उत्पादन प्रारंभ कर देते हैं। इससे स्वायत्तता, विकेंद्रीकरण एवं सदस्यों में सहकारिता की भावना का विकास करने संबंधी गुण पाए जाते हैं। तीसरा रूप है मिश्रित रूप, मिक्स्ड जो स्वरूप है। इन दोनों स्वरूपों के अतिरिक्त तीसरा दोनों से मिला जुला एक स्वरूप मिश्रित स्वरूप है। इस प्रकार के स्वरूप में केंद्रीय भंडार व्यक्तिगत सदस्यों के अतिरिक्त प्राथमिक भंडारों की भी सदस्यता प्रदान करते हैं। भारत में उपभोक्ता सहकारिता का जो संगठन है उसमें जो स्वरूप पाए जाते हैं वो आपके सामने लिखे हैं। वर्तमान में कौन से स्वरूप है? सबसे पहले सबसे ऊपर टॉप पे है राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन। फिर उनके नीचे हैं हर राज्य में जो है उपभोक्ता समितियां, उपभोक्ता समितियों का राज्य स्तरीय संघ, स्टेट फेडरेशन। फिर उससे नीचे हैं थोक उपभोक्ता समितियां, होलसेल कंज्यूमर सोसाइटीज़। और इनके नीचे कौन से आएंगे? उपभोक्ता थोक उपभोक्ता समितियों के नीचे विभागीय भंडार हो सकते हैं, सुपर बाजार हो सकते हैं, प्राथमिक सहकारी समितियां हो सकती हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हो सकते हैं, सुपरमार्केट हो सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर सोसाइटीज हो सकती है। तो सबसे पहले अपन जो राष्ट्रीय स्तर पे है राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या है? राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ सभी उपभोक्ता समितियों की सर्वोच्च संस्था है। इस संघ की स्थापना अगस्त 1965 में नई दिल्ली में की गई। इस संघ के प्रमुख कार्य राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एवं अन्य स्रोतों से उपभोक्ता वस्तुएं प्राप्त कर उपभोक्ता भंडारों तक पहुंचाना, जिससे कि वे उससे उपभोक्ताओं को वितरित कर सकें। दूसरा इसका प्रमुख कार्य है उपभोक्ता वस्तुओं के आयात तथा निर्यात की व्यवस्था करना। अगला है उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण व विधायन के लिए सहकारी समितियां स्थापित करना। नेक्स्ट है उपभोक्ता समितियों के विकास तथा उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए योजनाएं बनाना, सभाएं तथा विचार गोष्ठियां आयोजित करना तथा उपभोक्ता सहकारी आंदोलन के विकास के लिए उचित प्रचार एवं विज्ञापन करना तथा उपभोक्ता भंडारों की मांग के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति करना। इस संघ ने मुंबई, चेन्नई तथा गुवाहाटी में अपनी शाखाएं खोली थी।
खोली है। अब ये संपूर्ण देश में सर्वोच्च राष्ट्रीय स्तर का संघ है। फिर स्टेट लेवल पे आ जाते हैं। राज्य स्तरीय संघ, स्टेट फेडरेशन, यह है उपभोक्ता सहकारी संबंधी राज्य स्तर की सर्वोच्च संस्था है। इसका कार्य सहकारी उपभोक्ता सहकारी संघ एवं अन्य स्रोतों से उपभोक्ता वस्तुएं प्राप्त कर उन्हें उपभोक्ता भंडारों तक पहुंचाने में मध्यस्थ का कार्य करना। ये संघ थोक भंडारों को उनकी आवश्यकता व मांग के अनुसार माल उपलब्ध करवाते हैं। ये संघ वस्त्रों, दाल व मसाले, आयातित एवं जब्त की गई वस्तुओं तथा दुर्लभ व उपयोगी वस्तुओं जैसे टायर, ट्यूब, ब्लेड्स, डाई, बैटरी, सेल्स, बेबी फूड आदि वस्तुओं के विपणन का कार्य भी करते हैं। थोक भंडार किसे कहेंगे? होलसेल भंडार। थोक उपभोक्ता भंडार केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित योजना के तहत संगठित किए गए हैं। इनकी शाखाएं बड़े बड़े शहरों में खुली हुई हैं। देश में उन 60 जिलों को छोड़कर जहां घनी आबादी है, जहां आबादी बिखरी हुई है, अन्य सभी जिलों में थोक उपभोक्ता भंडार मौजूद है। ये भी उपभोक्ताओं को अपने क्षेत्र में समस्त प्रकार की उपभोग्य वस्तुओं के संबंध में सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। थोक भंडारों की संख्या, सदस्यता व बिक्री में वृद्धि तथा भविष्य में और भी वृद्धि होने की संभावना है। फिर थोक भंडारों के नीचे हैं विभागीय भंडार या सुपर मार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर जिसे कह सकते हैं, सुपर मार्केट कह सकते हैं। जिन नगरों व कस्बों की आबादी 2 लाख से अधिक है, उन नगरों में बहु विभागीय भंडार खोले गए हैं। अब ये भंडार 2 लाख से कम आबादी वाले नगरों में स्थापित किए जाने लगे हैं। बहु विभागीय भंडार, सुपर बाजार थोक भंडारों द्वारा चलाए जाते हैं। फिर भी 2 बहु विभागीय भंडारों को 2 राज्य उपभोक्ता संघ चला रहे हैं। अधिकांश बहु विभागीय भंडारों के पास 5 अथवा 6 खंड हैं जो उचित मूल्यों पर दैनिक वस्तुओं की उपभोग्य वस्तुएं बेचते हैं। इन भंडारों में से बहुतों ने कैफेटेरिया और ड्रग्स व औषधियाँ, चमड़े की वस्तुएं, फल सब्जी, मांस, अंडे, घरेलू बिजली का सामान, फर्नीचर, चश्मा बेचने वाले खंड भी खोल रखे हैं। कुछ मल्टीपर्पज़ भंडारों ने सेवा यूनिट भी खोल रखी है, जैसे ड्राई क्लीनिंग तथा कपड़ों की सिलाई का कार्य। इन भंडारों ने उपभोक्ता सहायता तथा सुविधाएं प्रारंभ की हैं, जैसे वस्तुओं को स्वच्छ तथा पहले पैक करना, सूचनात्मक लेबल लगाना और सही मापतोल करना। इन भंडारों ने बाजार पर काफ़ी प्रभाव डाला है। इससे कीमतें नहीं बढ़ी हैं। वर्तमान में 1 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों तथा कस्बों में सहकारी विभागीय भंडार खोले जाने का निश्चय किया गया है। अगला इसमें है प्राथमिक भंडार, प्राइमरी स्टोर्स। प्राथमिक भंडार उपभोक्ता सहकारी आंदोलन की अंतिम इकाई है। इस प्रकार के भंडारों की स्थापना का उद्देश्य उस क्षेत्र के लोगों को राशन की वस्तुएं तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाना है। ये भंडार एकात्मक तथा संघात्मक रूप से संगठित किए गए हैं। प्राथमिक भंडार या शाखा की स्थापना उस क्षेत्र में की जाती है जहां कोई थोक भंडार कार्य नहीं कर रहा है। तो ये इनका ढांचा है हमारे देश में। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है सहकारी उपभोक्ता भंडारों की मूल्य नीति, मतलब मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, क्या इसके पीछे सोच रहती है, उस पर अपन चर्चा जब करें तो वो तो ये चीज़ आएगी अपने सामने कि सहकारी उपभोक्ता भंडारों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं के उचित मूल्य निर्धारित किए जाएं। अब सहकारी भंडार वस्तुएं या तो बाजार मूल्य पर बेचते रहे हैं या लागत से कम मूल्य पर बेचते रहे हैं, किंतु हानि उठाकर वस्तुओं का विक्रय करना संस्था के हित में नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि उपभोक्ता भंडार अपनी वस्तुएं
व्यापारिक सिद्धांतों के अनुसार बेचें तथा अपने ग्राहकों तथा सदस्यों को क्वालिटी में अच्छी वस्तुएं दें और उन्हें लाभ होता है तो सदस्यों को लाभांश के रूप में भी बांटें। यदि उपभोक्ता भंडार को लाभ कमाने लगेंगे, अब अपन ये सोचें कि अगर उपभोक्ता भंडार लाभ कमाने लगेंगे तो वे निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं होंगे, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ उपभोक्ता भंडार अधिक से अधिक अपने प्रबंधन व्यय को कम कर तथा अपने लाभ की मात्रा कम कर उपभोक्ता को बाजार मूल्य से कम कीमत पर माल बेचते हैं। वे प्राथमिक उत्पादकों से सीधे माल मंगवाकर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और अपने यहाँ व्यवस्था करके उपभोक्ताओं को मध्यस्थों के शोषण से मुक्ति दिलाते हैं। तो मूल्य निर्धारण जो सहकारी उपभोक्ता भंडार का होता है उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है? सबसे पहली बात है बाजार मूल्य से कम मूल्य, यानी सहकारी उपभोक्ता भंडार को अपनी वस्तुओं की कीमत निर्धारित करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि उपभोक्ता को इन भंडारों की ओर आकर्षित करने के लिए इसमें निहित वस्तुओं के मूल्य प्रचलित मूल्यों से कम रखे जाएं। दूसरा है इसमें मांग व पूर्ति का ज्ञान। सहकारी भंडारों को अपने मूल्य निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में वस्तु की मांग कितनी है तथा मांग की पूर्ति आवश्यकता अनुसार हो रही है या नहीं। यदि बाजार में वस्तु की मांग अधिक है व पूर्ति कम है तो वस्तु के मूल्य बाजार में अधिक होंगे। अतः उपभोक्ता भंडारों को चाहिए कि वे मांग के अनुसार अपनी वस्तुओं की पूर्ति का प्रयत्न करें, जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं सुलभ हो सके। दुर्लभ वस्तुओं पर सापेक्षा अधिक मूल्य। आयातित विदेशी वस्तुओं तथा दुर्लभ वस्तुओं के मूल्य सापेक्षतया कुछ अधिक होने चाहिए, जिससे सहकारी भंडारों के विकास व विस्तार हेतु अधिक पूंजी प्राप्त हो सके और भंडार आत्मनिर्भर बन सके। जीवन उपयोगी वस्तुओं के उचित मूल्य। जो वस्तुएं दैनिक जीवन में काम आने वाली हैं वह आम आदमी के लिए आवश्यक हैं, ऐसी जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य उचित होने चाहिए। इनमें इन भंडारों को लाभ कमाने व अधिक पूंजी निर्माण करने की बात नहीं सोचनी चाहिए, तभी ये भंडार अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। मूल्य लागत से कम नहीं हो, यानी सहकारी भंडारों को अपनी मूल्य नीति निर्धारित करते समय इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मूल्य निर्धारित किए जा रहे हैं वे कहीं लागत से कम तो नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि मूल्य निर्धारण में संचालक व प्रबंध व्यय तथा लागत व्यय अवश्य शामिल कर लिया जाना चाहिए। यदि सहकारी उपभोक्ता भंडार में भी कम मूल्य रखेंगे तो हानि उठाकर अधिक दिन तक वो नहीं चल सकते और धीरे धीरे उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से सहकारी उपभोक्ता भंडारों का संगठन एवं ढांचा अपन ने जो पढ़ा है उसमें अपने चर्चा की है कि एकात्मक स्वरूप भी है, संघात्मक फेडरल स्वरूप भी है और तीनों का मिश्रित, दोनों उपक्रमों का मिश्रित स्वरूप भी है। और वर्तमान में हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ काम कर रहा है, प्रदेश लेवल पे उपभोक्ता समितियाँ राज्य स्तरीय संघ काम कर रहे हैं, उनके नीचे थोक उपभोक्ता समितियाँ काम कर रही हैं और उनके साथ साथ विभागीय भंडार तथा सुपरमार्केट और प्राथमिक सहकारी समितियाँ काम कर रही हैं। और इनका मूल्य निर्धारण करने का क्या नज़रिया इनका रहता है उसके बारे में अपने चर्चा करी। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।